सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका स्वागत है। चर्चा में आज हमारा विषय वह है जो पूरी देश में चर्चा का विषय है कि गुस्से में किसान कैसे निकले समाधान। देश की राजधानी अर्थात दिल्ली की सीमाओं को देश के अन्नदाता ने घेर रखा है। प्रारंभ में यह बताया गया था कि यह घेराबंदी किसी और की नहीं, केवल पंजाब के चंद बिचौलियों की है। लेकिन वक्त गुजरता गया, बिचौलिए शनै शनै किसानों में ही तब्दील होते दिखाई देने लगे। पंजाब से शुरू हुआ सिलसिला हरियाणा को साथ लेते हुए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमाम राज्यों के लोगों को भी अपने साथ जोड़ता जा रहा है। तमाम किसान उन कृषि कानूनों को लेकर बेहद नाराज हैं, उन्हें खत्म करने की मांग कर रहे हैं, जिसे देश की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार किसानों के हित में क्रांतिकारी कदम करार दे रही है। देश की सरकार का और स्वयं देश की सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि 73 साल से किसान जिस मुफलिसी के दौर से गुजर रहा था, जिस अभाव के दौर से गुजर रहा था, जिस तकलीफ के दौर से गुजर रहा था, जिस प्रकार की समस्याओं से गुजर रहा था, उसके निजात का रास्ता इन 3 कानूनों के माध्यम से निकलता है। किसानों को अपने उपज का वाजिब दाम मिलने के तमाम विकल्प निकलते हैं। किसानों को इंस्पेक्टर शाही से मुक्ति का रास्ता निकलता है। किसानों को अपने पसीने की वाजिब कमाई का रास्ता मिलता है। लेकिन हो उसके उलट रहा है। जो सरकार दावा कर रही थी इन कृषि कानूनों के कारण एक नई आजादी देश के किसानों को मिलने वाली है, वही किसानों का एक बड़ा वर्ग देश की राजधानी में आकर यह बता रहा है कि इन कानूनों के चलते हमारी जिंदगी में सिवाय अंधेरे के और कुछ आने वाला नहीं है। सिलसिला कई महीने से चल रहा था। 20 सितंबर को यह कानून पारित हुआ था संसद में और अस्तित्व में आया था। उसके बाद ही शनै शनै छोटे छोटे स्तर पर विरोध हो रहे थे। पंजाब में यह विरोध ज्यादा मुखर था, लेकिन अब इसने देश की राजधानी को घेर लिया है। देश की राजधानी में किसानों के आने से यह पूरे देश के लिए चर्चा का विषय बन गया है। सरकार के गले की फांस बन गया है। सरकार जो पहले अड़ी हुई थी कि हमारे बातचीत का सिलसिला चल रहा है, 3 दिसंबर को हमारी बातचीत प्रस्तावित है, हम तभी बात करेंगे। फिर सरकार ने अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव किया। सरकार ने कहा कि बुराड़ी मैदान पर पहुंचे तो बात कर लेंगे। लेकिन किसान जब हिले नहीं तो सरकार हिल गई और सरकार ने अपनी तमाम शर्तों को दरकिनार करते हुए कल किसानों के साथ बैठक की। लेकिन वो बैठक बेनतीजा रही। इस कदर बेनतीजा रही कि बैठक के दौरान सरकार की तरफ से पेश की गई चाय तक किसान के नेताओं ने स्वीकारी नहीं, बल्कि आमंत्रण जरूर सरकार को दे दिया कि वो हमारे धरना स्थल पर आए तो हम उन्हें जलेबी खिलाएंगे। लेकिन ना इधर चाय पी जा रही है, ना उधर कोई जलेबी खाने जा रहा है। लेकिन इसके बीच में पूरा देश टकटकी बांधे देख रहा है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार इस कठिन हालात का समाधान कैसे निकालती है। इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जो ये बताएंगे कि किसान इतना ज्यादा आशंकित और आतंकित क्यों है। हमारे पास दोनों पक्ष के विद्वान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये सब सिलसिला हम शुरू करें उससे पहले लेकिन समय हो जाता है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र इस देश के सर्वकालिक महान किसान नेता सर छोटू राम का दिया हुआ है। सर छोटू राम पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए किसी भगवान से कम दर्जा नहीं रखते हैं। उन्होंने एक बड़ी ही पते की बात कही थी और वही हमारा विचार सूत्र है। उन्होंने कहा था कि मैं राजा नवाबों और हिंदुस्तान की सभी प्रकार की सरकारों को कहता हूं कि वो किसान को इस कदर तंग न करें कि वह उठ खड़ा हो। दूसरे लोग जब सरकार से नाराज होते हैं तो कानून तोड़ते हैं, पर किसान जब नाराज होगा तो कानून ही नहीं तोड़ेगा, सरकार की पीठ भी तोड़ेगा। सर छोटू राम ने किसानों के सामर्थ्य को इन शब्दों में व्यक्त किया। सरकार निश्चित रूप से किसानों के महत्व को जानती है, किसानों की ताकत को पहचानती है, इसलिए थोड़ा अड़ती भी है, लेकिन साथ ही वक्त की नजाकत को देखकर झुकती भी है। लेकिन किसान जो मांग रहे हैं, क्या वाकई नरेंद्र मोदी जैसा दमखम वाला प्रधानमंत्री इतनी आसानी से इन मांगों के आगे झुक जाएगा? ये जानने में न केवल इस देश को बल्कि पूरी दुनिया को दिलचस्पी है। हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार के पास विकल्प क्या है और किसान इतना ज्यादा आशंकित क्यों है। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पिछली बार जब चर्चा में थे तो हरियाणा और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री साहब थे। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी सरकार का पक्ष रखने के लिए वीरेंद्र कंवर जी हैं, जो हिमाचल प्रदेश के सम्मानीय कृषि मंत्री हैं। हमारे पास शिव कुमार शर्मा जी अर्थात कक्का जी हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अंतर्गत किसी पहचान के मोहताज नहीं और इस समय दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। तमाम किसान संगठन जो सामूहिक रूप से लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें एक बड़ा नाम कक्का जी का है। पी चेगल रेड्डी साहब हमारे साथ में कृषि विद्वान हैं, पूरे देश में तमाम कृषि संगठन
जब कभी किसी मुश्किल में राह खोजते हैं तो चंगल रेड्डी साहब के पास में ही अपने समाधान को तलाश पाते हैं। और हमारे साथ चौधरी राकेश सिंह जी हैं। चौधरी राकेश सिंह जी मध्य प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा नाम है, कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन खेती किसानी को बड़ी नजदीकी से समझते हैं। किसान आंदोलन की खूबसूरती यह है कि अभी तक इसको उन्होंने राजनीतिक दलों से दूर रखा है, लेकिन देश का विपक्ष इस पूरे संकट के संदर्भ में क्या नजरिया रखता है, इसे हमसे बांटने के लिए चौधरी राकेश सिंह हमारे साथ रहेंगे। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत शिव कुमार शर्मा जी से करते हैं। मैदान में मौजूद हैं, सरकार खुलेआम कह रही है, दमदारी से कह रही है, बता रही है आपकी बेहतरी के लिए है। जो शंकाएं आप व्यक्त करते हैं उसके लिए देश के प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंचों से कह रहे हैं चिंता करने की जरूरत नहीं है, एमएसपी खत्म नहीं होगी, तो भी है ये तमाम किसान संगठन मानने के लिए तैयार नहीं। कक्का जी आप ही बताएं, देश की सरकार पे भरोसा नहीं, देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं, किस पे भरोसा करना चाह रहे हैं और क्या चाह रहे हैं आप? जी, देखिए जी प्रधानमंत्री जी, केंद्र के सभी नुमाइंदे जी एक सुर में कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। नीति आयोग के जो मेंबर हैं रमेश चंद्र, उन्होंने कहा है कि किसान इसको समझ नहीं पा रहा है, बड़ी फायदे की चीज है। जी मैं केवल मोदी जी से मैंने कुछ क्वेश्चन किए मीडिया के माध्यम से कि 80 करोड़ इस देश का किसान, अर्थशास्त्री, कृषि वैज्ञानिक, सबके सब इस बात को कह रहे हैं कि ये किसान 3 अध्यादेश नहीं है, ये किसानों की डेथ वारंट है, ये मौत का फरमान है किसानों का। जी परंतु किस आधार पर जब ये बोलते हैं मोदी जी कि बहुत फायदा होगा, तो हम बताते हैं कि आप एक फायदा बताइए। केवल ये जुमला बोल दिया कि बहुत फायदा होगा, बड़े फायदे का है, किसान लहला उठेगा, तो एक बात तो बताइए रीजन कि किस किस बिंदु पर किसान लहला उठेगा। ये किसान इस देश का पागल नहीं है जो कड़कती ठंड में महामारी के चलते सड़कों पर पड़ा हुआ है। ये नवंबर का महीना है, पूरे देश का अन्नदाता इस समय खेत में होता है, बौनी का सीजन होता है, बौनी के सीजन में वो बुवाई करता है, धान काटने का सीजन था अभी नवंबर के महीने में। ये सारी व्यस्तता के बावजूद आज भारतवर्ष के कोने कोने से किसान और किसान नेता दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। तो ये क्या कारण है इसका? तो ये समझने को तैयार नहीं है मोदी जी। इसको समझना चाहिए कि हमारी समस्या क्या है। हमने सबसे पहले 5 जून को ये अध्यादेश जारी हुआ था जी 22 सितंबर को संसद के सामने हमने गिरफ्तारी दी थी। तो 5 जून को जब हुआ तो हमको इसको समझने में लग गए 20 दिन। जी हमने 25 तारीख को पत्र लिखा पीएम मोदी को कि यह किसानों की मौत का फरमान है, इसको तत्काल कैंसिल किया जाए। उसके बाद पंजाब के लोगों ने समझा, हरियाणा के लोगों ने समझा, और अब आप लोगों के माध्यम से पूरे देश के लोग समझ चुके हैं। अध्यादेशों पर शायद चर्चा पहले खूब हो चुकी होगी, अब चर्चा अध्यादेश पर करना उचित नहीं लगता मुझे। जी कल हमारी बैठक मोदी उनके साथ में हुई, नरेंद्र तोमर जी के साथ में। जी हमने उनसे यही कहा कि तीनों अध्यादेश को आप पहले कैंसिल करिए। जी तो उन्होंने कहा कि भाई अध्यादेश बड़ी मुश्किल से तैयार होता है और कानून बनता है, इसलिए यह है कि हम बता दें इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं। जी उन्होंने एक बड़े मन से एक बात बोली जी कि अध्यादेश बनाते समय कुछ गलतियां हो सकती हैं, जी तो उनमें सुधार किया जा सकता है। तो एक आप छोटी कमेटी बना दें और वो हमारे साथ बैठ जाए, मैं बैठूंगा, अधिकारी बैठेंगे, और कौन कौन से बिंदु पर आपको जिस दिक्कत है आप कल परसों के दिन तैयारी से आइए, और तैयारी से जब आप आएंगे तो हमारे अधिकारी और मैं मिलकर उन बिंदुओं पर, जैसे मान लीजिए अध्यादेश नंबर 1, तो उसमें 4 बिंदुओं पर हमको आपत्ति है, 2 पर 3 बिंदुओं पर आपत्ति है, 1 पर 2 बिंदुओं पर आपत्ति है। वो बिंदुओं का हमने होमवर्क किया हुआ है और कल उनके साथ बैठ के हमारी चर्चा होगी। अगर उनको लगता है कि हाँ, और वो सहमत होते हैं कि ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है, तो उसको उनको सुधारना चाहिए। और अगर लगता है हमारे बिंदु ताकतवर होंगे, तो सारे के सारे एक्ट
किसान विरोधी है तो उनको कैंसिल करना चाहिए, नंबर 1 जी। नंबर 2 ये कि जो अभी तक इस देश के इतिहास में यह है कि कोई कानून नहीं है पार्लियामेंट के द्वारा पास किया हुआ कि किसानों को मिनिमम समर्थन मूल्य का कोई कानून नहीं है। राज्य सरकारों का विषय होता है वैसे तो ये जी। कि एग्रीकल्चर धारा 36 के तहत ये राज्य सरकारों का विषय है, इसमें केंद्र का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए जी। तो केंद्र सरकार को एक दिन का विशेष सत्र बुलाकर पार्लियामेंट का ये कानून पास करना पड़ेगा कि किसानों को मिनिमम समर्थन मूल्य जिसमें किसान की केवल सांसें चलती रहे उस पर क्रय करने की गारंटी का कानून बनाया जाए। मध्य प्रदेश में जो मंडी एक्ट है, मध्य प्रदेश का मंडी एक्ट देश का सबसे अच्छा एक्ट है। तो 1972 में प्रकाश चंद्र शेट्टी की सरकार थी, उसमें बनाया गया था। उसमें है धारा 36 में लिखा है कि समर्थन मूल्य की पहली बोली जब व्यापारी करेगा तो वो समर्थन मूल्य से नीचे नहीं हो सकती है जी। तो हमारा निवेदन है, हम कल जा रहे हैं, चर्चा करेंगे और अगर शाम तक चर्चा पूरी कर देंगे, हम इतनी तैयारी से जा रहे हैं जी। और अगर सरकार तीनों काले कानून को निरस्त नहीं करती है तो हिंदुस्तान भर का किसान यहां होगा। अब ये किसान आंदोलन नहीं हो गया, अब ये जन आंदोलन है। कल बड़ी संख्या में भारत के खिलाड़ी, पंजाब के खिलाड़ी, हरियाणा के खिलाड़ी, यूपी के खिलाड़ी अपने मेडल सरकार को वापस करेंगे 7 तारीख को जी। और जो सेना के हमारे अधिकारी हैं और सैनिक हैं जिनको वीर पदक मिले हुए हैं वो भी किसानों के साथ खड़े हैं और वो भी अपने सारे मेडलों को वापस करेंगे। दिल्ली की टैक्सी यूनियन, ट्रक एसोसिएशन, तमाम लोगों ने कहा है कि हम जहां के तहां अपने ट्रकों को खड़ा कर देंगे, पहिए जाम कर देंगे। भारत के कोने कोने से तमाम व्यापारी संगठन इसका समर्थन कर रहे हैं तो अभी एक जन आंदोलन बन चुका है। एक सवाल है मेरा शर्मा जी, मैं वीरेंद्र कंवर जी के पास जाऊं उससे पहले एक सवाल यह है, ये किसान आंदोलन था, किसानों को अपनी ताकत में भरोसा नहीं रहा जो आपको खिलाड़ियों को, ट्रांसपोर्टरों को, टैक्सी ड्राइवरों को, इन सबको शामिल करना पड़ रहा है। क्या ऐसी नौबत आ गई, किसान का अपने सामर्थ्य में भरोसा नहीं रहा, सरकार में भरोसा नहीं रहा, जिसके कारण आपको इन सबका समर्थन जुटाना पड़ रहा है? कहां कमजोर महसूस कर गए अपने आप को आप लोग? देखिए, ये प्रश्न आपका आपत्तिजनक है जी। हमने खिलाड़ियों से नहीं कहा कि आप मेडल वापस करिए, हमने नहीं कहा ट्रांसपोर्ट से कि आप हमारे लिए आंदोलन करिए। वो भी किसान के बेटे हैं, उन्होंने ये दर्द महसूस किया कि कड़कती ठंड में किसान पड़ा हुआ है, हम भी कुछ करें, तो उन्होंने हमको फोन करके कहा कि हम ये करने वाले हैं। तो भाई जिसको जो करना है करिए, किसान सक्षम है, ताकतवर है और बड़ी संख्या में है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं है, मगर कोई सहयोग करता है तो उसका स्वागत है। तो कुल मिलाकर किसी से सहयोग मांगा नहीं, लेकिन स्वस्फूर्त लोग सहयोग करने के लिए आगे आ रहे हैं, यह दावा है शिव कुमार शर्मा जी का। मुझे जाना चिंगल रेड्डी साहब के पास है, लेकिन सरकार का पक्ष जानना बड़ा जरूरी है। कंवर साहब, आपसे जानना चाहता हूं, कहां चूक गई भारतीय जनता पार्टी और कहां चूक गई आपकी केंद्र में बैठी हुई सरकार? अब किसान नेताओं से बात कर रही है, बोल रही है अध्यादेश बनते हैं तो उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं, ठीक कर लेंगे। पहले बात कर ली होती इन सबसे, पहले संवाद कर लिया होता देश भर के किसान संगठनों से, पहले जान लिया होता किसान क्या चाहते हैं, तो ये फजीयत तो नहीं होती। आपको लगता नहीं चूक गए आप, या बहुमत का अहंकार या बहुमत में भरोसा, कहीं आपको भी मेरे अहंकार शब्द पर आपत्ति हो जाए इसलिए मैंने साथ में कह लिया, बहुमत में ज्यादा भरोसा आपको इस समस्या से जूझने के लिए मजबूर कर दिया? क्या कहेंगे आप? देखिए, सोच समझ करके विश्वास में लेकर के सदन, दोनों सदनों में जी चर्चा करके जो है वो इस माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये 3 विधेयक जो है वो लाए हैं जी। और इस मानसिकता के साथ लाए हैं जी। कि हम किसानों की आय को जो है वो दुगना और कई गुना जो है वो बढ़ाना चाहते हैं जी। और आज तक किसान आत्महत्या करता रहा जी। जो भी सरकारें आई उसके ऊपर यही आरोप लगता रहा। यही एपीएमसी की मंडियां थी जिसमें किसान जो था वो ठगा महसूस करता था। एक छोटा किसान अपनी बड़ी मेहनत से अपनी उपज को ले जाकर के मंडी में ले जाता है, वहां पर वो आड़तियों के चुंगल में फंस जाता है। अगर आड़तीय ने उसको मना कर दिया कि इसका रेट नहीं मिलेगा तो वो वापस नहीं ले जा सकता था, उसको सही दाम मिले। इस करके ये जो है
ये बिल जो है वो लाया गया। जी। और वास्तव में छोटे छोटे समूह मिल करके एक बड़ी कंपनी बना सकते हैं। किसान की ताकत जो है वो बढ़ जाएगी, उसकी बार्गेनिंग क्षमता जो है वो बढ़ेगी, और जिससे किसान का हित होगा। अगर मार्केट में उसको सही रेट ना मिले तो उसके पास कोल्ड चेन भी की व्यवस्था भी होगी, उसकी वैल्यू एडिशन की व्यवस्था भी होगी, और इससे किसान की आय जो है वो कई गुना जो है वो बढ़ेगी। लेकिन कुछ भ्रम और भ्रांतियां जो है वो किसानों के अंदर जो है वो फैलाई गई है, और वास्तविकता से परे जो है वो किसान को जो है वो रखा जा रहा है। मैं ग्राउंड रियलिटी जो था वो अलग मैं कंवर साहब आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा। रेड्डी साहब मैं अभी आपके पास आऊंगा। मैं कंवर साहब आपसे ये जानना चाहता हूं, ये बयान तो सरकार की तरफ से लगातार दिए जा रहे हैं, पर इन बयानों पर देश का किसान भरोसा नहीं कर रहा। दिल्ली में अगर कड़कती ठंड में जब 4 लोग घर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं होते हैं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में किसान खेत छोड़कर अगर राजधानी में डेरा डाला हुआ है, तो कहीं कुछ महसूस कर रहे हैं आप कि आपकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा? आप जो दावा कर रहे हैं उसे इस देश का किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। यह किसान आशंकित है और आतंकित है। क्या इसे अपनी विफलता के तौर पर नहीं देख रहे हैं कंवर साहब आप? त्रिवेदी जी, इसमें मैंने ये कहा कि किसान को वास्तविकता से परे रखा जा रहा है। मैंने जो सरकार आपकी जो मैं माफी चाहूंगा कंवर साहब बीच में टोकने के लिए, लेकिन आप एक बार बताएं, आप दावा करते हैं सम्माननीय जेपी नड्डा जी आपके ही गृह प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचे हुए हैं, दावा करते हैं देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है आप, देश में आपकी सरकार, आधे से ज्यादा राज्यों में आपकी सरकार, और उसके बाद में कह रहे हैं कि वास्तविकता किसान तक पहुंच नहीं पा रही है। मानते हैं आपकी सरकार फेल हो गई, मानते हैं आपकी विफलता है, मानते हैं आप कि आप नाकाम हो गए अपने कानूनों को सही तरीके से इस देश के किसान को समझाने में? किसको जिम्मेदार मानेंगे इसके लिए? देखिए, ये पूरे देश के अंदर जी जो है वो इस बात का समर्थन हो रहा है। मेरे स्वयं हिमाचल प्रदेश के अंदर हिमाचल प्रदेश का किसान इसके समर्थन में है कि उसको इससे कोई एपीएमसी से कोई जो है वो जो इसके साथ जो ये जो बिल लाया गया है इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। एपीएमसी की व्यवस्था जो है वो साथ साथ में जो है वो सरकार ने रखी है। जो समर्थन मूल्य है उसके बारे में किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, ये भी आश्वासन जो है वो सरकार ने दिया है। अब जबकि हमारे जो ये किसान नेता हैं, जो विपक्षी दल हैं, जो इस बात को कह रहे हैं कि एमएसपी की जो है वो गारंटी जो है वो सरकार दे, उसके लिए अलग से कानून लाए। आज तक जो सरकारें एमएसपी जो देती रही हैं, क्या उसकी पहले जो है वो इन राइटिंग था या कोई गारंटी थी? लेकिन अगर फिर भी कोई बहुत अच्छा करना चाहता है तो वो प्रदेश सरकार है, पंजाब सरकार जो है वो अलग से कानून ला करके जो है वो और ज्यादा सुधार जो है वो इसमें कर सकती है। ये जो है वो हमारा कहना है। लेकिन अभी कल ही हमारे केंद्रीय मंत्री श्री तोमर जी से जो है वो बातचीत का दूसरा तीसरा दौर हुआ है। अगले दौर की जो वार्ता है वो कल होगी, और हम उम्मीद करते हैं कि सकारात्मक उसके परिणाम निकलेंगे और किसान जो है वो इस बात को समझेंगे, और जो भी किसी बिंदुओं पर छोटा मोटा जैसे कहा कि मतभेद होगा उसमें सुधार किया जा सकता है। सुधार की गुंजाइश जो है वो हमेशा जो है वो रहती है। बड़ी अजीब सी स्थिति है, किसान कह रहे हैं कि इसमें कुछ ठीक नहीं है और सरकार कह रही है कि इससे अच्छा कुछ नहीं है। दोनों पक्ष इतना लंबा समय गुजर जाने के बाद भी टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। मैं चेंगल रेड्डी साहब के पास में चलता हूं, जो कृषि के बहुत ही बड़े जानकार हैं। रेड्डी साहब आप बताएं, किसान फिजूल में ही परेशान हो, सरकार की मंशा इतनी अच्छी, आपने कंवर साहब की बात सुनी, हम तो सब कुछ किसानों के लिए ही करने जा रहे हैं, किसान समझ नहीं पा रहे, कुछ लोग समझ नहीं दे रहे। आप किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, आपकी कोई निजी स्वार्थ की स्थिति नहीं है, आप ही बताएं ना, सरकार की इतनी नेक नियत पे ये जो भी कुछ किसान है इनका भरोसा क्यों नहीं आ रहा? वो मैं नहीं बोल सकता हूँ भाई साहब। क्यों बोले तो आप देखिए, ये जो प्रोक्यूरमेंट आपका छत्तीसगढ़ में हो रहा ना, वो प्रोक्यूरमेंट होते ही 10 दिन के अंदर उसको पैसे पहुंच जाते हैं। मध्य प्रदेश में ऐसा है, तेलंगाना आंध्रा में भी ऐसा है। बाकी स्टेटों में जो भी प्रोक्यूरमेंट होता है उसको पैसे 10-15 दिन में किसान को मिल रहा। और मैं बोला ना, चावल गेहूं का ही है प्रोक्यूरमेंट, बाकी किसान का किसी का एमएसपी नहीं है। अब मैं ये पूछ सकता हूँ कि क्यों दूसरा स्टेटों में ऐसा रास्ता रोक ये सब गड़बड़ नहीं क्यों हो रहा, आपका छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हो रहा?
जी। क्यों देखिए ये इसमें ये देखिए ये इसमें एमएसपी का बात अलग है, कानून की बात अलग है। देखिए ये दोनों अलग बातें जी। हैं। एमएसपी सिर्फ चावल गेहूं को है, वो 15, 20, 40, 50 साल से है, अभी रहेंगे मेरे ख्याल से। क्यों बोले तो मैं अभी बोला था आपको, पब्लिक जब तक ये देश में गरीबों को 1-2 रुपए का चावल गेहूं देते रहते वो कंपलसरी रहते। अच्छा, जहां तक बाकी चीज है, अब देखिए आप बताइए, हमारे देश में 2 करोड़ टन का मैंगो होता, आम होता, कब ये सब फल होता, इसमें कितना परसेंट जो वैल्यू एडिशन हो रहा बताइए। अच्छा, अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जरा इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग नहीं रहा, स्टोरेज नहीं रहा, एक्सपोर्ट्स नहीं रहा, तो हमें क्या करना है? अभी आप देखिए मूंगफली का देखिए और कॉटन का देखिए, क्या कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं बताइए। हम तो सिर्फ कॉटन पैदाइश करते गांव में, मगर लोकल जो इंडस्ट्री होना, अगर इंडस्ट्री होने के बाद टेक्सटाइल होना, टेक्सटाइल होने के बाद एक्सपोर्ट अरेंजमेंट होना, ये सब चीजें गवर्नमेंट से नहीं हो सकता। अभी जो 60 साल में नहीं हुआ, इसीलिए किसान की परेशानी है। अभी मैं बोला था कि देखिए गवर्नमेंट वाले 15-20 साल से किसान के बारे में तो कोई कांग्रेस और कोई भी उतना ज्यादा खास नहीं इंटरेस्ट नहीं लिए। अभी स्वामीनाथन का रिपोर्ट जो है एक भगवत गीता है हमारा किसान को। अभी वो रिपोर्ट में जो भी आया, कुछ वो अच्छा हो, डिले हो, कोई भी हो, अभी मोदी ने लाया। अच्छा, अभी मोदी का क्या है? अब ये हाँ एक चीज मेरे को समझ में नहीं आ रहा, अगर एक रिफॉर्म्स आए तो देखिए ये मोदी का मामला नहीं है, ये तो 5, 10, 15, 20 साल तक चलते रहते। जब 1990 में इंडस्ट्रीज का, सर्विस सेक्टर का रिफॉर्म्स आए, 30 साल हो गए। अब आप देखिए टेलीफोन देखिए, गाड़ियां देखिए, टेलीविजन देखिए, मेडिकल देखिए, टूरिज्म देखिए, सब कैसे आए? रिफॉर्म्स के वजह से आए। और हमारे किसान को भी ऐसा रिफॉर्म चाहिए। अब ये रिफॉर्म्स जरूरत नहीं है बोले तो हम क्या बता सकते साहब? हम तो देखिए यहाँ एक प्रॉब्लम आ गए हमको, हम क्या कर सकते हो? कोई एक्सपर्ट्स का रिपोर्ट के लेते। अभी हमारा तो सामने ये जो स्वामीनाथन का, उसका 15 साल के पहले शरद जोशी जी ने दिया। अभी जो मोदी साहब ने अभी ये कानून को लाया, अभी ये कानून अच्छा है बुरा है हम एक ही दिन में कैसा बोल सकते? ये 2, 3, 4 साल इसको देखना, अगर इसमें गलती है तो कुछ देखना। एक चीज मेरे को समझ में नहीं आ रहा, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट निकालने के वास्ते कानून लाया। अब एसेंशियल कमोडिटीज का हमारा किसान को क्या करना है? अब ये सब व्यापारी जो माल लेते, खरीदते, वहां स्टोर करते, और इसका अच्छा बुरा गवर्नमेंट देखते, हमारा किसान को क्या करना? और ऐसी जो है लैंड लीज का अग्रीमेंट है, लैंड लीज में क्या है? अब मैं किसान हूं, मेरे गांव में 10-15 एकड़ एक खेती, एक आम का आदमी नहीं तो एप्पल का लगाना चाहता हूं, मेरे को 10-15 साल का लीज चाहिए, तो मैं ले लेता हूँ, इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मार्केट करता हूँ। मगर ये जो कंफ्यूजन हो गए, हम जो बहुत सारी किसान को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये समस्या दिल्ली में, पहले हम जो पंजाब में शुरू हुआ था, हम समझे सिर्फ एमएसपी का। ठीक है, एमएसपी का गवर्नमेंट गारंटी कैसे देते, क्या देते, हमें नहीं मालूम, हो सकता। मगर एक चीज मैं ये पंजाब चीफ मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, हमारा आंध्रा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड में जब स्टेट गवर्नमेंट वाले पूरा की पूरा गेहूं चावल खरीद के किसान को पैसे दे रहा, आप लोग क्यों नहीं दे रहा? ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। जो पंजाब गवर्नमेंट है, वो जो प्राइम चीफ मिनिस्टर कुछ एक्ट पास किए कहते वो, मगर वो ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्यों बोले तो प्रोक्यूरमेंट स्टेट गवर्नमेंट खरीद के उनके गोदाम में नहीं रखते, वो प्रोक्यूरमेंट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोग गरीबों को बांटते। इसमें क्या है मेरे को? देखिए रेड्डी साहब ने बड़े महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। रेड्डी साहब ने जानना चाहा कि 2 कानूनों के संदर्भ में तो किसानों का विरोध उनकी समझ से परे है कि इसमें किसानों को क्या परेशानी है। मैं इसका उत्तर लेने के लिए शिव कुमार शर्मा जी के पास में बाद में जाऊंगा, कक्का जी के पास। पहले मैं चौधरी राकेश सिंह जी से बात करना चाहता हूं। राकेश जी, आप लोगों की पार्टी से या विरोधी दलों से तो कुछ बना नहीं कि मोदी सरकार के संदर्भ में कुलबुलाते कितने भी रहे पर कोई आंदोलन खड़ा कर पाए। अब जब किसान तपाने का और उनका साथ जताने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे, बड़ी नाराज है मोदी सरकार, कह रही है बहका रही है किसानों को। आप लोगों से अपने मुद्दे हुए नहीं, किसानों को बहकाने में क्यों लग गए? ये सवाल है सरकार का, आपके पास कोई उत्तर? बिल्कुल उत्तर है। कांग्रेस हमेशा किसानों के बारे में विचार करती है, बात करती है जी। और आप देखिए जो आंदोलन शुरू हुआ जी, वो पंजाब और हरियाणा की सरजमीन से हुआ जी। और अगर जो लोग बीच में, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये तक कह दिया था कि इसमें खालिस्तान इन्वॉल्व हो गया है, ये आतंकवादी इन्वॉल्व हो गए, उन्होंने किसान का आंदोलन माना ही नहीं था उसको जी। ये किसान का आंदोलन है और किसान की वाजिब समस्या है। डॉक्टर साहब, मैं इतना सुन रहा हूं, मैं 1 सेकंड में कुछ बातें इन 2-4 सेकंड में कहना चाहता हूं। जरूर।
मैंने ये निवेदन कर दिया कि कांग्रेस आंदोलन के साथ है और होना चाहिए। हर राजनीतिक दल का कर्तव्य है जो विपक्ष में है, वो जिनके साथ जनता के साथ अन्याय हो रहा है उसमें उनके साथ होना चाहिए। ये जो बिल आया उसके बाद मैं कभी बचपन की अपनी बातें याद करता हूं। ये कहा जाता था कि जनसंघ जो है व्यापारियों की पार्टी है, सेठ और साहूकारों की पार्टी है। और बाद में जब मैंने अडानी जी को और अंबानी जी को फलित होते हुए देखा तो मुझे भी ये समझ में आया कि वास्तव में ये धनाढ़ लोगों की और व्यापारियों की पार्टी है। कक्का जी अभी कह रहे थे कि 80 करोड़ लोग किसान हैं। मैं रेड्डी साहब को सुन रहा था कि किसान बहुत, मैंने जीवन जिया है और मैं देखता हूं, देहात में रहता हूं। कभी इन्होंने साहूकारी पद्धति पे विचार किया है? एक गांव का 80% किसान साहूकारी व्यवस्था के अंतर्गत गिरवी रखा रहता है और वो उससे निकल नहीं पाया। आपने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाए फिर भी नहीं निकल पाया। आप उस किसान को, आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को आप जायज कह रहे हो? मैं कह रहा हूं एक नई साहूकारी पद्धति पैदा कर रहे हो आप, किसान को आप गर्त में ढकेल दोगे। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के। भाई किसी किसान की जमीन को 10 वर्ष के लिए लेना, आप वाजिब तरीके से ले लेंगे, किसान का हक खत्म हो जाएगा। वो ना अपने पसंद से उस पर बीज बो पाएगा, ना पसंद से फसल कर पाएगा। ये बात इसलिए समझना आवश्यक है डॉक्टर साहब कि भारतवर्ष में जो मूल किसान है वो गरीब है। हम साहूकारी पद्धति से तो उसको निकाल नहीं पा रहे, हम बड़े साहूकारों के जम्बे उसको करना चाह रहे हैं। मेरे कुछ सवाल है राकेश सिंह जी, बीच में रोकता हूं। कांग्रेस तो किसानों के लिए बात ही करती है, ये आपका दावा है। किसान कितना परेशान है, किस तरीके से कर्जे से दबा हुआ है, उसकी व्यवस्थाएं कितनी खराब हैं, यह भी चौधरी राकेश सिंह जी हमसे साझा कर रहे हैं। इस देश में 55 साल से ज्यादा हुकूमत कांग्रेस पार्टी ने की। राज्य के संदर्भ में जिस राज्य में आप बैठे हो उसमें भी लगभग इतने ही सालों का मामला है। किसान के लिए, खेती के लिए आपने काम किए, तो भी हालत किसान की क्या है ये मैं बयान नहीं कर रहा, आप बयान कर रहे हैं। अब मौका अगर नरेंद्र मोदी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को मिला है, आपकी नीतियों पर चलकर तो कुल मिला के किसान बर्बाद ही हुआ, यह आपका ही कहना है। तो कुछ तो नवाचार होने दीजिए, कुछ तो नई कोशिशें होने दीजिए। रेड्डी साहब जो बोल रहे हैं कि भाई इसमें दिक्कत क्या है, कुछ तो आगे बढ़ने दीजिए। आपकी नीतियों पे चलकर तो बर्बादी हिस्से में आई, ये इनका कहना नहीं है, कंवर साहब नहीं कह रहे, आप खुद ही कह रहे हैं। तो कम से कम इस नई पहल के संदर्भ में क्या दुश्मनी निभा रहे हैं आप देश के किसानों से? ये सहजता में जहन में सवाल आता है, कोई उत्तर राकेश जी? नहीं डॉक्टर साहब, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसानों, कांग्रेस की पद्धति से, कांग्रेस के सिद्धांतों से चल के किसान परेशान हुआ है। अगर इस देश में अगर और पीछे जाके देखें तो हरित क्रांति लाने वाला कौन था? इस देश में गेहूं की उपज 2 कुंटल प्रति बीघा हुआ करती थी। इंदिरा जी के दौर में और लाल बहादुर शास्त्री के दौर में हरित क्रांति आई, हमारी पैदावार बढ़ी, जीन्स संकर बीज आए हमारे पास, खेतों के हमारे सिंचाई के साधन बढ़े। हाँ, वर्तमान समय में आप ये कह सकते हैं कि किसान इतना कर्जदार हो रहा है जो उससे मुक्त नहीं हो पा रहा है। और कांग्रेस ने कोशिश करके इतने बड़े डैम बने। कौन सा डैम भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया हिंदुस्तान में डॉक्टर साहब? ये डैम क्या व्यापारियों के लिए बने थे? ये डैम किसानों के लिए बनाए थे कांग्रेस ने, जिससे अरबों एकड़ जमीन जो है सिंचित हो रही है हिंदुस्तान की, जिससे किसान सरसब्ज हो रहा है। इसका श्रेय कांग्रेस को जाता है। और मैं पूछना चाहता हूं, कभी कोई विपक्षी दल का व्यक्ति ये बताए कि आपकी सरकार जनता पार्टी के समय रही, आपकी सरकार अटल जी के समय रही, आपकी सरकार 6 वर्षों से है। देश में कौन से नदी पर आपने बड़ा बांध बनाया है जिससे किसानों को इसका लाभ मिले? तो ये राकेश चौधरी जी के सवाल है। राकेश चौधरी जी 2 बातें कर रहे हैं, एक किसान बहुत बदहाल है ये भी बात करते हैं, और किसानों की जिंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आई कांग्रेस ये भी दावा करते हैं। लेकिन मैं कक्का जी के पास में वापस चलता हूं। कक्का जी, एक सवाल तो रेड्डी साहब ने उठाया कि एमएसपी संबंधी आपका सवाल तो ठीक है, लेकिन बाकी 2 विषयों के संदर्भ, वस्तु अधिनियम आपको लेना देना क्या, व्यापारियों का विषय, क्यों परेशान आप लोग? कोई उत्तर आपके पास में? किस बात की चिंता? दूसरा, देश के प्रधानमंत्री बनारस में थे 3 दिन पहले, उन्होंने कहा पहली बार देख रहा हूं कुछ हुआ नहीं तो भी उसको लेकर हवा बनाई जा रही है। किसी ने कहा नहीं कि एमएसपी खत्म हो रहा है, किसी ने बोला नहीं कि एमएसपी खत्म हो जाएगा। देश का प्रधानमंत्री और देश की सरकार दोनों बोल रही है एमएसपी संबंधी व्यवस्था जैसी थी वैसी बनी रहेगी, तो भी लोग सड़क पर लेकर आ गए आप, क्यों? जी कक्का जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे?
चेंगल रेड्डी जी जो कह रहे हैं तो मुझे आश्चर्य है उनकी समझ पर। जी। अध्यादेश, हाँ मैं भी सुन रहा हूं, आप भी शायद सुन रहे होंगे जी। तो अब मैं बताता हूं, चूंकि बहुत समय लग जाएगा बताने में जी। पर बहुत संक्षेप में बता रहा हूं जी। पहले अध्यादेश में एमएसपी को लेकर केवल चेंगल रेड्डी साहब को समझ में आया, बाकी नहीं आया उनको। जी। पहले अध्यादेश में है, कहीं भी नहीं लिखा है कि हम समर्थन मूल्य पर किसान का माल लेंगे। प्राइवेट मंडियां होंगी, प्राइवेट मंडियों में प्राइवेट तौल कांटा होगा, तौल कांटे में सबसे ज्यादा बेईमानी होती है। प्राइवेट व्यापारी होगा, व्यापारी को लाइसेंस नहीं लेना की आवश्यकता नहीं है। वो कोई भी व्यापारी, ऑटो रिक्शे वाला, पान ठेले वाला, जिसके पास पैन नंबर है, वो आके 50 करोड़ का माल लेके कल भाग जाएगा तो हम कोर्ट नहीं जा सकते। हम कोर्ट नहीं जा सकते। एसडीएम कोर्ट में अपील हमारी है पहली, और दूसरी अपील हमारी है कलेक्टर कोर्ट में। तो अब सवाल यह है कि फिर वहां तुलावटी उसका होगा। 3 दिन में भुगतान करना है, ये कौन सा नियम है? व्यापारी का लाइसेंस अवश्य नहीं, कौन सा नियम है? इसके बाद में हमने इसमें कहा है कि भाई प्राइवेट मंडियों में आप पहले इसके हमको न्यायालय जाने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे? तीनों कानून में एक बात है, और चौथा कानून लैंड बिल पास किया था, उसमें भी ये बात है कि हम कोर्ट नहीं जा सकते। भारत के संविधान में अंग्रेजों ने भी ये नहीं कहा कि आप न्यायालय नहीं जा सकते। तो ये आपत्तियां, 4 आपत्तियां हमारी पहले कानून में है। अब चेंगल रेड्डी साहब की बुद्धि यहां समझ में नहीं आ रहा उनको कि ये जो जमाखोरी अधिनियम है, इसमें एक लाश तो जनता को है और दूसरा किसान को है। तो जो व्यापारी ने माल रखा है उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, मगर किसान पर जो माल रखा है उस पर ड्यूटी लगेगी। इस पर हमको आपत्ति है। ये माल दो हो गया। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ना कांग्रेस को पता है ना किसी को पता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सबसे बड़ा लेकुना यह है कि यदि आपने 2 साल के लिए मेरी जमीन लीज पर ली किसी कंपनी ने, तो वो लोन ले सकता है मेरी जमीन पर, जितना भी लेना चाहे। और जब लोन ले लेगा और 2 साल बाद जमीन छोड़ के भाग जाएगा तो लोन लैंड पर रहेगा, लैंड मेरी चली जाएगी। ये कौन सा कानून है? तो ये तीनों कानूनों की जानकारी मैं दे रहा हूं। पर शर्मा, मैं एक बात जानना चाहूंगा आपसे कि कल जब आप कृषि मंत्री जी के साथ में बैठक की है इतनी लंबी, जिसकी चाय भी पीना आप लोगों ने जरूरी नहीं समझा, वहां पर ये आपत्तियां तो आपने साझा की होंगी ना? क्या कहना है सरकार का? सरकार को लगता नहीं कि ये कोई विचार का विषय है जो उन्होंने कल फिर से आपको बुलाया है? चर्चा में हुआ क्या आपके साथ? ये तो सहजता से समझी जाने वाली और कही जाने वाली बात है, कल समझ में नहीं आई सरकार को? देखिए हम 50 साल से किसानों के बीच में लड़ रहे हैं। जब भी कभी हम प्रधानमंत्री से साल में 2 से 3 बार मिलते थे। मोदी जी अकेले प्रधानमंत्री इस देश के 6.5 वर्षों में उन्होंने एक भी किसान ऑर्गेनाइजेशन से मिलने की आवश्यकता नहीं समझी। हमने सैकड़ों बार आवेदन किया कि मोदी जी हम चर्चा करना चाहते हैं। भारत के सभी किसानों ने लिखा, पर मोदी जी ने किसान से कोई बात आज तक की नहीं है। ये पहले प्रधानमंत्री हैं देश के। देखिए, दूसरा, जो मिलते हैं हम किसी मंत्री से तो सबसे पहले मंत्री अपना गुणगान करते हैं। तो मंत्री जी का गुणगान चला आधा घंटे तो कि भाई हमने ये किया किसानों के लिए, वो किया हमने किसानों के लिए, इतने 1000 करोड़ का ये किया, उतने 1000 करोड़ का वो किया, तो आधा घंटा तो यही चला गया। इसके बाद में 3 अध्यादेश पर चर्चा हुई। 3 अध्यादेश पे हुआ कि साहब ये अध्यादेश, सभी लोगों ने कहा कि हम इसको नहीं चाहते हैं अध्यादेश को। और ये भी किसानों ने कहा कि भले हमारे भले लिए मान लो, मगर हमको नहीं चाहिए। जब देश का किसान कह रहा है कि हमको नहीं चाहिए, तो आप जबरदस्ती क्यों हमको दे रहे हैं ये कानून? इसके बाद कहा कि आपकी कमेटी बहुत बड़ी है। तो हम कहा कमेटी बड़ी जरूर है, पर इसमें जो पूरे देश के 5 लोग हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के 5 मेंबर हैं, जिसमें से एक मैं भी हूं। हम 5 मेंबरों की ही बातचीत ज्यादा होती है। आम किसान हमारे युवा हैं, वो बैठते हैं, हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, नर्सरी तैयार कर रहे हैं कि ये आम के बैठ के देखेंगे कि चर्चाएं कैसे की जाती हैं।
तो वो उन्होंने कहा कि ठीक है, वो बड़ी कमेटी से मुझे आपत्ति नहीं है, आपकी जो कमेटी है वही रहे, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि चाय ब्रेक हो गया है, अब चले चाय पी लें। तो सभी नेताओं ने कहा कि हम आपकी चाय नहीं पिएंगे, क्योंकि हमारा डेथ वारंट जब तक कैंसिल नहीं होगा हम सरकार की कोई चीज नहीं पिएंगे ना खाएंगे। तो वो चले गए, 1 घंटे बाद ब्रेक से लौट के आए। लौट के आने के बाद उन्होंने प्रपोजल दिया और प्रपोजल ये दिया कि आपको जिन जिन बिंदुओं पर आपत्ति है, अध्यादेश बनाते समय कुछ गलतियां हो गई होंगी, ये हम मानते हैं कि हो गई होंगी, उनमें सुधार की आवश्यकता है। आप लोग आइए और बताइए बिंदुवार कि आपको 1, 2, 3 में कहां कहां दिक्कत है, उनको हम सॉल्व करेंगे। और हमने भी ये विचार किया कि पूरा देश को अभी तक ये सरकार कह रही है कि ये बहुत कल्याणकारी है, तो कल सरकार नेकेट होगी और स्वीकार करेगी कि हाँ ये गलतियां हमारी है, अभी तक हम झूठ बोल रहे थे, इसलिए हमने उसको स्वीकार किया। हम कहे ठीक है, हम कल आपसे चर्चा करेंगे। तो ये इस तरह से कल के लिए। तो आपने एक और बात जानने की कही कि कल आप अपनी आपत्तियां अध्यादेश के संदर्भ में, जो अब कानून भी बन चुका है, उसके संदर्भ में दर्ज करा देंगे। दर्ज करा के अपने अपने घरों के लिए, खेतों के लिए वापस लौट जाएंगे, या दिल्ली की जमीन पर बने रहेंगे? तमाम लोगों की जिंदगी हलाकान है, आपकी खुद की भी जिंदगी हलाकान है। क्या इरादा है? कल दिल्ली छोड़ देंगे या भी लड़ाई जारी रखेंगे? देखिए, मेरी उम्र है 71 साल की और मैं कड़कती ठंड में ट्राली में सो रहा हूं। आप देखिए कि हमने साफ कर दिया था पहले ही चर्चा के कि जब तक अध्यादेश निरस्त नहीं होंगे तब तक आंदोलन हमारा चलता रहेगा और लगातार दबाव बनाएंगे हम। उस दबाव के चलते हमने 5 तारीख को आज घोषणा की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भारत के प्रत्येक जगह पर नरेंद्र मोदी के पुतले जलाए जाएंगे। और खिलाड़ियों ने घोषणा की है कि हम अपने पुरस्कार वापस करेंगे, सेना के वालों ने कहा है कि हम तमगे वापस करेंगे। अब ये एक जन आंदोलन बन गया है आदरणीय, और जन आंदोलन जो है बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है और देश के तमाम किसान यहां दिल्ली की ओर रवाना हो रहे हैं। रेलगाड़ियां कम है, मध्य प्रदेश बहुत दूर है, मगर 700 ट्रालियां मध्य प्रदेश से दिल्ली को रवाना हो रही हैं, जो 1000 किलोमीटर चल के यहां पर आएंगी। तो भीषण संग्राम होगा। अभी भीषण संग्राम होगा, ये कहना है कक्का जी का। और अब ये किसान आंदोलन नहीं, जन आंदोलन का स्वरूप ले रहा है। वीरेंद्र कंवर साहब, बहुत निश्चिंतता में थी सरकार, बहुत निश्चिंतता में थे, आप कमाल करने जा रहे थे, किसानों की जिंदगी में बदलाव लाने जा रहे थे। ये हो क्या गया? जब आंदोलन शुरू हुआ तो खासतौर पर हरियाणा के तमाम नेताओं ने ज्ञान दिया कि ये आंदोलन किसानों का है ही नहीं, बिचौलियों का है, और हमारा कानून तो बिचौलियों को खत्म करता है। 2-3 सवाल हैं आपसे। एक, क्या अब लगता है कि ये किसानों का कानून है या अभी भी ये बिचौलियों और दलालों का ही आंदोलन है? एक आपसे जानना। दूसरा जानना यह कि ये बिचौलियों, आड़तियों या दलालों के संदर्भ में आपकी आपत्ति क्या है? लोगों की घर गृहस्थी चलती है, लोग रोजगार के साधन के रूप में सदियों से इस परंपरा को निभाते हुए आ रहे हैं। आप युवाओं के लिए ऐसे कौन से नए रोजगार के साधन खोल दिए हैं जिसके कारण से आपको लगता है कि ये रोजगार का साधन लोगों से छीन लेना चाहिए और इस काम को नहीं होने देना चाहिए? थोड़ा रोशनी डालेंगे कंवर साहब आप? जी जी, इसमें पूर्व में कुछ वक्ता बोले, चौधरी राकेश जी भी बोले जी, जो वास्तव में अभी तक या तो इनको उस कानून का ज्ञान नहीं है जी, जिसमें इन्होंने ये बात कही कि किसान की जमीन जो है वो गिरवी रख दी जाएगी जी। किसान की जमीन जो है वो पूंजीपति या जो भी खरीदार है वो उसको जो है वो खा जाएगा जी। ऐसी बात इन्होंने कही। जबकि इसमें जो एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020 है, इसमें किसी तरह, इससे पहले जो था, जो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती थी तो किसान की जमीन के साथ उसको मोर्गेज किया जाता था जी। लेकिन इसमें जो ये कहा कि किसान की जमीन नहीं, किसान की जो उपज है जी, उसके साथ उसकी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी। वो जो है वो अगर उसकी सहमति होगी, किसान की सहमति होगी और खरीदार की सहमति होगी, तो इनका आपसी एक एग्रीमेंट जो है वो होगा। और जिसमें ये भी जो है वो साथ में अपना एग्रीमेंट में ये कहा गया है कि किसान जो है अगर उसको लगेगा कि बाहर जो है ज्यादा प्राइस जो है उसको मिल रहा है तो वो एक
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में जो है वो किसान अपनी फसल जो है वो बाहर भी जो है वो जब बड़ा हुआ है उसको किसान को जो है देना पड़ेगा। और साथ में जो उसमें वो भी वो वो आपकी जमीन का मालिक जो है वो बन जाएगा। इस तरह से जो हम किसानों को है वो से जो है वो परे जो है वो ये लोग जो है तो दूसरी बात वो चल रही है तो कोई इस तरह की किसान को और उसकी बढ़ाया गया है। किसान को लगता है कि इसको वो एपीएमसी में जाकर के जो है लेकिन इससे जो विधायक है डॉक्टर रेड्डी ने बड़ी अच्छी बात विषय है किसानों को लेकिन ये जो है ये शुगरों की पार्टी इससे पहले ये 1955 में ये एक्ट ले गया था तो उस समय तो था वो ये फूड रेंज थी का अभाव था, दालों का अभाव था, चीनी का यहाँ अभाव था, तभी ये बिल लाया गया था। हमें इसमें जो है हम सरप्लस हैं और इस करके जो है वो इससे किसी तरह की कोई चिंता का विषय नहीं है। रोकने के लिए माफी चाहता हूं। अभी 2020 को कानून पारित हुआ संसद में आवश्यकता वस्तु अधिनियम के समय और उसके हफ्ते 10 दिन के भीतर ही इस देश में प्याज को लेकर लोगों की आंख में आंसू आ गए और आपको इस कानून को पारित करने के बाद भी प्याज के में रिस्ट्रिक्शन करनी पड़ी कि इससे ज्यादा प्याज आप नहीं रख सकते हैं। आपके कानून की जमीनी असलियत हफ्ते 10 दिन के अंदर के सामने आ गई कि आपको प्याज के स्टॉक के संदर्भ में बाकायदा आदेश निकालना पड़ा। इसके बाद भी कंवर साहब आप लोग अड़े हुए हैं कि हमने जो फैसला लिया सही लिया। कहीं लगता नहीं कि पुनर्विचार की जरूरत है? प्याज के संदर्भ में आप उस अनुभव से गुजरे हैं, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। इसमें पूरी व्यवस्था रखी गई है कि अगर कोई ऐसी देश के अंदर अकाल की स्थिति है, देश में स्थिति है, इस देश में भारी कीमतों में जब जो है वो इजाफा हो जाता है तो फिर से पुनर्विचार कर सकते हैं और इससे देश के संरक्षण बढ़ाने की बात की। मैंने जो सवाल किया कृपया उत्तर अपेक्षित है आपसे। ना तो इस देश में अभी युद्ध के हालात थे, ना इस देश में कोई जो है अकाल की नौबत आई, पर प्याज के संदर्भ में आपको आदेश निकालना पड़ा, सरकार को आदेश निकालना पड़ा, निर्यात में प्रतिबंध लगाना पड़ा, संदर्भ में आपको आदेश निकालना पड़ा, भारत सरकार को आदेश निकालना पड़ा, निर्यात में प्रतिबंध लगाना पड़ा, स्टॉक के संदर्भ में रिस्ट्रिक्शन लगाने पड़े। आप मानेंगे ना? तो कुल मिलाकर आपको लगता नहीं कि ये कानून हफ्ते 10 दिन में ही दम तोड़ गया जो सुधार के नाम पर आप लागू कर रहे थे? देश में ग्रामीण स्तर के ऊपर जो है वो किसानों के लिए जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए जो है ये सारा कानून जो है वो लाया गया है, सारी व्यवस्थाएं जो है की गई है। इस देश में जो छोटे छोटे किसान है उसकी उपज को एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना करके जो है वो उसके माध्यम से जो है वो किसान वैल्यू एडिशन के लिए और कोल्ड चेन्स पैदा करने के लिए जो है वो व्यवस्था कर सकता है। इस करके जो है वो ये कानून लगाया गया है। ये वास्तव में ये जो कानून है ये किसान के हित का कानून है। किसान के लिए जो है वो वास्तव में आजादी के बाद एक बहुत बड़ी एक व्यवस्था परिवर्तन करने में जो है वो ये कानून जो है वो लाया गया है। अरे एक आखिरी सवाल करता हूं कंवर साहब आपसे। आप बार बार ये दावा कर रहे हैं आजादी के बाद किसानों के लिए इससे बेहतर तो कानून कोई लाया ही नहीं जा सकता। हमारे साथ में कक्का जी हैं और तमाम किसान नेता हर जगह से ये आवाज उठा रहे हैं, जब इतने ही आप हमारी बेहतरी चाह रहे हैं, इतना ही हमारा भला करना चाहते हैं, इतना ही हमारी जिंदगी को सुधार देना चाहते हैं,
तो एमएसपी को कानून बनाकर लागू क्यों नहीं कर देते? 3 कानून तो बना ही दिए किसानों की बेहतरी के लिए, किसानों की जिंदगी में सुनहरा हालात बनाने के लिए। एक कानून और एमएसपी के संदर्भ में क्यों ठहर जा रही है सरकार? क्यों ठिठक रही है सरकार? किसानों की आय दुगना भी करना चाहती है, किसानों की जिंदगी में बदलाव भी लाना चाहती है, और एक मांग देश भर के किसान बड़ी उम्मीदों के साथ आपकी केंद्र की मजबूत सरकार से कर रहे हैं, आप कान भी नहीं दे रहे हैं उस पर। कुछ कहेंगे वीरेंद्र कंवर साहब? मैं इसमें कहना चाहता हूं कि सरकार बिना शर्त किसानों से जो है वो किसान नेताओं से बातचीत कर रही है, और उनको कहा गया है, जैसे कक्का जी के सही कहा, मैं तो उस चर्चा में था नहीं, उस बातचीत में था नहीं। जैसे ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि एक एक बिंदु के ऊपर चर्चा करेंगे और जो आप सुझाव लेकर के आएंगे उस पर सरकार विचार करेगी। इससे बड़ी बात क्या होगी? तो सुझाव पर विचार करेंगे। कंवर साहब को लगता है कि इसमें विचार हो जाएगा? कक्का जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका हस्तक्षेप सुनते हैं, फिर रेड्डी साहब के पास में चलते हैं। जी कक्का जी, आप कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे थे? करने के लिए खड़े हैं। इस पूरे एक्ट के पीछे की जो मंशा है, अभी बताया इन्होंने कि उसमें इनको कानून का पता नहीं है जी। धारा 11(2) देखिए, जो जमीन लीज पर लेगा उसको लोन लेने का राइट है जी। इनको अभी पता नहीं है, और मैं बता रहा हूं आपको जी। अभी आपने प्याज की बात की जी, इसके पीछे मंशा क्या है जी? मध्य प्रदेश में और पूरे देश में मक्का 600 से बिका है 1000 तक जी। मक्के का समर्थन मूल्य है 1850 जी। इस कानून के लागू होने के बाद, यानी समर्थन मूल्य से 50%। बाजरा जो है 2100 रुपए समर्थन मूल्य है, वो बिका है 1000। मूंग का मूल्य है 7500, वो बिकी है 3000। तो जितनी जीन्स है, अभी पैडी जो बिक रही है वो 1100, 1200, 1300 बिक रही है जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 50% अभी ये हालात इसके हो चुके हैं। अच्छा, इसके पीछे मंशा क्या है वो बता रहा हूं मैं आपको जी। मंशा ये है कि इस देश का जो 12,000 करोड़ का व्यवसाय है एग्रीकल्चर जी, इस पर निगाह है अडानी और अंबानी की, जो नरेंद्र मोदी के साथी हैं जी। ये निगाह है उनकी, और ये बाजार में चूंकि अडानी अंबानी को लाइसेंस ना लेना पड़े जी, इसलिए लाइसेंस फ्री किया गया है। और अडानी अंबानी माल को खरीद के कहां ले जाएंगे? तो गोडाउन में रखेंगे, तो उन पर जमाखोरी और काला कानून लागू हो पाए, इसलिए ये बात हो गई। तो कक्का जी का मानना है ये कॉर्पोरेट के लिए है, अडानी अंबानी जी मोदी जी का ये दावा कक्का जी का है, लेकिन नरेंद्र मोदी तो हम सभी लोगों के प्रधानमंत्री हैं, उनका सभी के संदर्भ में नाता है, उनका किसी से भी नाता क्यों जोड़ा जाए, हम सबसे नाता है। लेकिन रेड्डी साहब मेरे साथ में, रेड्डी साहब थोड़ा सा इस कानून को लेकर अलग नजरिया रख रहे हैं। उनको लगता है कि इस पर आगे बढ़ना चाहिए, सुधार के संदर्भ में कोशिशें हमेशा रहती हैं, लेकिन जो आशंकाएं व्यक्त कर रहे थे हमारे साथ कक्का जी, उसमें एक बड़ा उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया रेड्डी साहब, वो उठाया कि सरकार किसान को कोर्ट जाने के अधिकार से वंचित क्यों कर रही है। ये तो संविधान के अंतर्गत भी प्रावधान है। इस देश का स्वतंत्र नागरिक अपने ऊपर होने वाले अत्याचार या अपने हक को प्राप्त करने के लिए अदालत जाने के विकल्प को हासिल करता है। देश का संविधान हमें यह इजाजत देता है, और देश की सरकार जो उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है किसान, उसे विवादों के संदर्भ में कोर्ट जाने से वंचित कर रही है। यह आरोप है किसान नेताओं का, देश के किसानों का, प्रावधान है कानून के अंतर्गत। इस पर रेड्डी साहब कुछ कहेंगे? आपको नहीं लगता कि इस पर वाकई विचार करने की और सुधार करने की जरूरत है? जी हाँ, ये एक्ट में एक गलती है कि वो लोग कोर्ट नहीं जा सकते, वहां जो रेवेन्यू ऑफिसर्स जाने का, हमने गवर्नमेंट को लिखा, ये गलत ठीक नहीं है। हम सजेस्ट किए हैं कि एक रेगुलेटरी सिस्टम होना, कभी भी किसान को दूसरे लोगों को कुछ गड़बड़ हुआ तो वहां जो है एक जुडिशियल ऑफिसर रहना, उसको बोलते हैं अपीलेट अथॉरिटी या रेगुलेटरी कमीशन। ये जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो सकता, स्टेट लेवल पे भी हो सकता, ये हमने सजेशन किया था जी। तो अभी एक जो लीगल इश्यू है वो गलत है, जो बोला अपील नहीं है, वो ये जो कलेक्टर के पास अगर गड़बड़ गए तो वो कभी भी सेटल नहीं होता। तो इसका एक ही सूचना है कि रेगुलेटरी कमीशन एक जुडिशियल ऑफिसर्स को रखो, वो 3 से 4 महीने में सेटल कर सकते हैं। पर रेड्डी साहब, आप तो अनुभवी आदमी हैं, गलती है इतना कहने से तो काम नहीं चलेगा। इस गलती के पीछे की मंशा क्या आप समझ पाए? ये प्रावधान किया गया है अध्यादेश और बाद में जो कानून बना, क्यों ऐसा प्रावधान किया गया? आप तो अनुभवी आदमी हैं, लगातार सरकार के तौर तरीकों को देखते हैं, क्या ऐसा था जिसके कारण से सरकार ने ऐसा किया होगा, आप समझ पाए?
देखिए पिछले 30 साल में जब इंडस्ट्री का सर्विस सेक्टर का 10% ग्रोथ हो रहा था, एग्रीकल्चर का हमेशा 1 या 2% ही ग्रोथ हो रहा था जीडीपी। क्यों? इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर में 1990 में जो है टेक्नोलॉजीज आ गए, इन्वेस्टमेंट आ गए, मार्केट रिफॉर्म्स आ गए, ये तीनों जो है एग्रीकल्चर पे नहीं आया। अब देखिए हमारे देश में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पाकिस्तान बांग्लादेश से कम है। अच्छा, प्रोसेसिंग सिर्फ 3-4% है, कोई इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री वैल्यू एडिशन पे इंडस्ट्री नहीं है। गांव में जो है कोई स्टोरेज कोल्ड स्टोरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और लॉन्ग टर्म जो है जब तक जो है देखिए अगर हमने जो अब देखिए न्यूजीलैंड से कीवी फ्रूट आते, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से हम जो एप्पल लाके खाते, मगर हमारी आम जो है हम 2 करोड़ टन बनाते, मगर 20,000 का भी एक्सपोर्ट नहीं कर सके। हमारे पास 1,000 वैरायटी का आम है मगर एक्सपोर्ट नहीं है, इसीलिए कि ये जो फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज में ऑर्गेनाइजेशन होना, उसको नेटवर्क होना, इन्वेस्टमेंट होना, टेक्नोलॉजी होना, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होना। अब ये देखिए एक चीज यहाँ जो फिर उसको एक चीज हमने आप लोगों को समझाना चाहते हैं। आप लोग बार बार बोल रहे हैं प्राइवेट कॉर्पोरेट, ये देखिए अब जो हमारा ये मोबाइल टेलीफोन कॉर्पोरेट है ये कोरिया से आए, हमारा मारुति गाड़ी जापान से आए, हमारी होटल जो है बाहर देश से है, हमारी जो पूरा की पूरा मेडिसिन देखिए अब आप हम जो है हमारे बच्चों को प्राइवेट स्कूल को भेजा देते, हम अगर चाहे तो प्राइवेट हॉस्पिटल को चले जाते, अगर हम पढ़ना चाहे तो अमेरिका को चले जाते, नौकरी बोले तो हम एमएनसी में चाहते और हम जो है अमेरिका चले जाते, एमएनसी को चले जाते। जहां तक खेती का किसान का सवाल आते, सब लोग बोलते कॉर्पोरेट। अरे कहीं का कॉर्पोरेट भाई? अभी हमारा आपके पास जो टीवी कैमरा है ना वो इंपोर्टेड है, वो कॉर्पोरेट का। कभी सोचा आप ये सोनी टीवी का, ये कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का कौन सा देश है, कौन कंपनी है, कौन मार्केट है? अरे ये सब चीजें जो है आप जब इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अरे हमारे पास बंदूक बनाने का तो ताकत नहीं है यार ये देश में। हम जो हमारा पूरा डिफेंस इक्विपमेंट हम इजराइल से लेते, अमेरिका से मंगाते, रशिया से मंगाते और हमारे जवान को देते। जब जवान को चीनी से लड़ने के वास्ते सब ताकत चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, बंदूका चाहिए। अरे हमारा किसान को अगर ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होना बोले तो क्या टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए और प्रोसेसिंग नहीं चाहिए? अरे क्या बात है। ये देखिए एक चीज हमने बोलना चाहते, देश में किसान बहुत अच्छा किया, एग्रीकल्चर इज सक्सेसफुल, मगर किसान जो है अनहैप्पी है। एग्रीकल्चर में हम पैदाइश किए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर दिक्कत ये आ रहा कि हमारा जो वैल्यू एडिशन है, प्रोसेसिंग है, प्रोडक्टिव है, इसमें जो है जो गवर्नमेंट का राजनीति है ये जो गलत बहुत हुआ। अब ये साहब बोल रहे थे कांग्रेस कहीं का कांग्रेस? 2007 में जब स्वामीनाथन रिपोर्ट आए, 7 साल तक ये कांग्रेस वाले क्या कर रहा था देश में? हम क्या मुसीबत क्या बोलेंगे? अच्छा मोदी आए 6 साल तक नहीं किए, अब कुछ करना चाहते, अब इसको भी ये अच्छा नहीं है, वो इसी इश्यू अगर उसको गलतियां देखना शुरू किए, हम क्या बता सकते हैं भाई? हम जो है किसान रिफॉर्म चाहिए। रेड्डी साहब का बहुत स्पष्ट है कि हमें रिफॉर्म चाहिए, सुधार की जरूरत है। बाकी सारे सेक्टर में जैसी ग्रोथ आई है कृषि के क्षेत्र में नहीं आई और उसके लिए सुधार की जरूरत है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं एक बार फिर चौधरी राकेश सिंह जी के पास बढ़ता हूं और राकेश सिंह जी आपसे जानना चाहता हूं, किसान अपनी शंकाओं को लेकर सरकार के पास चला गया है, सरकार सुनने को तो तैयार हो गई है, मानने को होगी नहीं होगी पता नहीं है, पर विपक्ष क्या करेगा ये एक सवाल है। आग ही तापेगा या कुछ करेगा? राकेश जी के पास में नेटवर्क का कोई विषय आ रहा है, मैं एक बार फिर कक्का जी के पास चलता हूं संक्षिप्त बातचीत के लिए और राकेश जी के पास दोबारा जोड़ने की कोशिश करें। का विषय है, रेड्डी साहब का बार बार कहना है, वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आपको प्रोग्रेसिव होना पड़ेगा, आपको खुले बाजार के तौर पर तैयार होना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी के संदर्भ में नए नए तरीकों के संदर्भ में आग्रही होना पड़ेगा और किसानों को हमेशा इसी बदहाली में नहीं रखा जा सकता। इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या इसके संदर्भ में भी आपके कोई ऐतराज? नहीं, मुझे ऐतराज है जी। हमें पहले तो जो बुनियादी प्रॉब्लम है हमारी जी उसको दूर करें जी। किसान को हम उसकी स्टेज पर ठीक करें जी, और उसके बाद में फिर हमको आगे बढ़ना होगा।
पर उसके पहले ही हमारे पास अगर एमएसपी भी नहीं मिलेगा, मैं आपको एक बिहार का एग्जाम्पल बता सकता हूं, इसको आपके लिए बढ़िया रहेगा। 2006 की बात है ये। 2006 में बिहार में सारी चीजें एमएसपी पर बंद कर दी गई जी। वहां मक्का बिकता है करीब 600 रुपया, गेहूं बिकता है 800 रुपया, पैडी बिकती है 700-800 रुपया। तो वहां के किसान ने खेती बंद कर दी 2006-07 से। और खेती बंद करने के बाद में 10 एकड़ का किसान भी बाहर मजदूरी करने जाता है, 5 एकड़ किसान भी बाहर मजदूरी करने बिहार जाता, वहां जाता है, पंजाब जाता है, हरियाणा जाता है, गुजरात जाता है, बॉम्बे जाता है। पूरा बिहार मजदूर हो गया है क्योंकि वहां पर सभी प्रकार की एमएसपी 2006 से बंद है जी। वही पूरे देश को मजदूर बनाने की योजना मोदी जी को है, कारखाने वो लेके आ रहे हैं बाहर से, और तो सब पूरा देश मजदूर हो जाएगा। फिर क्या करेंगे चेंगन रेड्डी जी, क्या नहीं करेंगे। इस देश में कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी है जी, और जो बुद्धिजीवी है वो कॉर्पोरेट घरानों के एजेंट है जी। और वो कॉर्पोरेट घरानों के एजेंट होने के कारण वो इस हिसाब की बातचीतें करते रहते हैं, कोई खास बात नहीं है इसमें। तो कक्का जी को चिंता इस बात की कि उनका किसान जो अभी जमीन का मालिक है वो एमएसपी खत्म होने की आशंका के चलते कहीं मजदूर ना हो जाए। लेकिन कमाल की बात जो इस पूरे मामले में है वो ये है कि देश का प्रधानमंत्री जब सार्वजनिक मंच से लगातार ये कह रहा है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, तो संसद में एक कानून बना देने भर दे क्या एमएसपी की गारंटी हो जाएगी? सरकार का बहुमत है, सरकार जिस दिन चाहे उस दिन कानून बदल सकती है। तो जब देश के प्रधानमंत्री ने, देश की सरकार ने यह वादा किया हुआ है तो कुछ तो आंख की शर्म, कुछ तो बात का लिहाज रहेगा ही सरकार का और इस सरकार के नेता का। उसे लेकर किसान इतना ज्यादा आशंकित क्यों है? राकेश जी, आपसे सवाल है। नरेंद्र मोदी जी आपकी पार्टी के नेता नहीं है पर देश के प्रधानमंत्री जरूर हैं, उनके प्रति इतना अविश्वास का रवैया क्या आपको ठीक लगता है? आज ये बहुत गंभीर बात है ये। आज देश में सबसे बड़ा संकट कोई है तो विश्वास का है। मोदी जी ने कहा था 15 लाख आपके खाते में आएंगे। मोदी जी ने कहा था C2+50 हम देंगे, गला फाड़ के पूरे देश में भाषण दिया था। दिया क्या? हम सुप्रीम कोर्ट गए, सरकार ने कहा हमने भाषण दिया है, कोई लिख के नहीं दिया है, हम नहीं मानते। मादा नंबर 4 में कहा मोदी जी ने 18 कानून किसान विरोधी और 32 कानून मजदूर विरोधी पास किए, कुल 50 कानून 6.5 साल की उस कार्यकाल में किए हैं। तो उस व्यक्ति पर कैसे देश का किसान विश्वास? एक बार राकेश जी की बात और सुन लेते हैं। जी राकेश जी, राकेश जी के पास में हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है और कार्यक्रम का हमारा समय। नरेंद्र मोदी साहब ने पहले ये कहा था कि मैं ब्लैक मनी लेके आऊंगा, 15-15 लाख रुपए दूंगा प्रत्येक व्यक्ति को। बाद में अमित शाह साहब ने कहा ये तो हमारा जुमला था जी। अगर जबान से कहते रहेंगे और एक्ट में नहीं लाएंगे कि एमएसपी आवश्यक है, एमएसपी मैंडेट जरूरी रहेगी किसान के लिए, तो इसकी बात पे कौन भरोसा करेगा? कल तो ये कह देंगे अमित शाह या नरेंद्र मोदी जी की ये तो जुमला था हमारा, किसान तो पिट जाएगा बीच में कहीं ना कहीं। मेरा ये मानना है कि गांव के साहूकार से निकाल के किसान को बड़े साहूकारों की जेब में रखा जा रहा है, ये अडानी और अंबानी की जेब में, और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसलिए किसानों को कुल मिलाकर अगर हम कार्यक्रम के निष्कर्ष पर पहुंचे तो समाधान बड़ा आसान है। किसान केवल इस बात से संतुष्ट है कि आप एमएसपी के संदर्भ में व्यवस्था बनी रहेगी, इसकी व्यवस्था कर दें। देश की सरकार के पास में विकल्प केवल यह सोचने का है कि क्या वो कुछ ऐसा करे जिससे किसान उनके वादे पर भरोसा कर पाए। देखें आने वाले समय में सरकार क्या रास्ता अख्तियार करती है ताकि उसकी बात पर भरोसा इस देश का अन्नदाता कर पाए। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद एक अहम मसले में चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, जिसका निष्कर्ष बड़ा आसान है, समाधान सामने है। एमएसपी बना रहे, देश का किसान केवल इसकी गारंटी चाहता है। सरकार को वो तरीका खोजना भर है जिसके तहत ये गारंटी पर भरोसा किसान का बन जाए।